हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको मैं इसमें बताऊंगी पाठ्य योजना किस प्रकार बनाया जाता है, फिर अपनी जो पाठ्य योजना है वो आप किस प्रकार से अपनी जो पाठ्य योजना की फाइल है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको 14 जो पाठ्य योजना है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको जो है पाठ्य योजना की जो फाइल होती है पूरी फुल फाइल की एक वीडियो बनाई हूँ। ठीक है, आप लोग वो जाकर के देख लीजिएगा, मैंने चैनल पर डाल रखी है। उसके बाद चलिए मैं आज आपको बताएंगे पाठ्य योजना नंबर 15 कैसे बनाएं, किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे पाठ्य योजना नंबर। उसके बाद आपको क्या करना है सेकंड पार्ट में, उसके बाद आपको यहाँ पे विद्यालय का नाम डाल लेना। जिस भी विद्यालय में आप टीचिंग कर रहे हैं, जिस भी विद्यालय में आपकी जो पाठ्य योजना मतलब जहाँ पे आपको पढ़ाना है, जहाँ पे पाठ्य योजना बना करके आप ले जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, उस स्कूल का नाम आप यहाँ पे डाल लेंगे, जो भी आपका प्राथमिक विद्यालय है, फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय जो भी है XYZ। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ डालेंगे दिनांक आप डाल देंगे जिस तारीख को आप पढ़ाने जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ आप डालेंगे विषय, जो भी आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आप डालेंगे क्लास, कौन सी क्लास में आप पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आपका आएगा कालांश, कौन सी कालांश में आप पढ़ाएंगे बच्चों को, कौन सा पीरियड है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा अवधि। ठीक है, किस समय पे आपको मतलब कितना टाइम आपको बच्चों को देना है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आएगा आपका यहाँ पे प्रकरण रहेगा। प्रकरण सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होता है आपका ये प्रकरण। आपको जो 5th क्लास में आप पढ़ाएंगे बच्चों को क्या पढ़ाना है, प्रकरण में आपको लिखना है टॉपिक। तो आप ध्वनि पढ़ाएंगे क्लास 5 में सब विज्ञान में। ओके, विज्ञान सब्जेक्ट है विषय आपका और क्लास 5 में आप पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट का फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप डालेंगे हेडिंग सामान्य उद्देश्य। ठीक है, यहाँ तक आप देखिए इस प्रकार से आपने बना लिया है। इसके बाद आप डालेंगे सामान्य उद्देश्य हेडिंग। सामान्य उद्देश्य में जब आप हेडिंग डाल देंगे उसके बाद नंबरिंग करके आपको लिखना है 4-5 पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना या फिर उत्पन्न करना। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तार्किक क्षमता का विकास करना। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे छात्रों में निरीक्षण क्षमता तथा तार्किक चिंतन का विकास करना। ठीक है, इसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट है उसमें आप लिखेंगे छात्रों में प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों का निकालने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 5 पॉइंट आप लिखेंगे जीवन को सुगम बनाने के लिए छात्रों में विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का ज्ञान कराना। ठीक है, यहाँ तक आपका जो ये सामान्य उद्देश्य है ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है आपका जो सामान्य उद्देश्य रहा। इसके बाद अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में फ्रेंड्स ज्ञान हेडिंग डालेंगे। ज्ञान में आप लिखेंगे ध्वनि को प्रभाषित कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बोध। बोध में आप लिखेंगे छात्र ध्वनि की व्याख्या कर सकेंगे। थर्ड आप हेडिंग डालेंगे अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में लिखेंगे छात्र ध्वनि का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी सृजनशीलता, जिसमें आप लिखेंगे छात्र प्रिय व अप्रिय ध्वनियों को अलग कर सकेंगे। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट पेज रहा, कंप्लीट हो गया। देख लीजिए इस प्रकार से फर्स्ट पेज आपको कंप्लीट करना है पूरा। आपको साफ साफ आई होप आप सभी को साफ साफ एकदम दिख रहा होगा। फर्स्ट हेडिंग पाठ्य योजना, सेकंड आपका विद्यालय का नाम, उसके बाद आपको छोटा सा कॉलम बना लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको प्रकरण डालना है, फिर सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट लिखना है। उसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य में आप ऐसे छोटे छोटे 3-4 हेडिंग डाल के लिख लेंगे। यहाँ तक आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको सबसे पहले शिक्षण विधि डालनी है। शिक्षण विधि हेडिंग डाल के उसमें आप लिखेंगे जो छात्र अध्यापक हैं या फिर छात्र अध्यापिका। यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। छात्र अध्यापक अगर बॉयज़ हैं तो आप छात्र अध्यापक डालेंगे, अगर आप गर्ल्स हैं तो छात्र अध्यापिका डालेंगी। छात्र अध्यापिका जो हैं वो छात्रों को ध्वनि के बारे में प्रश्नोत्तर विधि द्वारा समझाएंगी। अब देखिए शिक्षण सहायक सामग्री क्रम संख्या लिख दिया गया, इधर 3 कॉलम बनाया गया इस प्रकार से। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री, फिर संख्या है, फिर अनुप्रयोग है। तो देखिए चाक जो है 2-3 चाक लेंगी, डस्टर लेंगी एक, उसके बाद एक संकेतक लेंगी। ठीक है, और डस्टर जो चाक है फ्रेंड्स का प्रयोग होता है लिखने के लिए श्याम पट्ट पर। डस्टर का जो श्याम पट्ट पे जो कार है उसको स्वच्छ करने के लिए यूज किया जाता है। संकेतक जो होता है फ्रेंड्स मुख्य बिंदु दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया सहायक सामग्री का किस प्रकार से यूज करते हैं और कितनी सहायक सामग्री का यूज करना, संख्या भी आपको मैंने बता दी। ओके, इसके बाद आप नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान इस प्रकार से हेडिंग डाल के लिखेंगे छात्रों को ध्वनि का सामान्य जानकारी है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग डाल के आप इस प्रकार से डालेंगे, कॉलम बनाएंगे, एक क्रम संख्या, एक छात्र अध्यापिका क्रिया, नेक्स्ट डालेंगे छात्र प्रतिक्रिया। ठीक है, फर्स्ट में आप फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ज्ञानेंद्रियों के नाम बताओ। सेकंड लिखेंगे कान किस काम आता है। थर्ड लिखेंगे हम कान द्वारा क्या सुनते हैं। तो देखिए बच्चे बताते हैं जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ सुनने के लिए। नेक्स्ट डालेंगे हम
कान द्वारा क्या सुनते हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे छात्रों आज हम लोग ध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ये देखिए आपका सेकंड पेज इतना रहा। सेकंड पेज में फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को जो जितना ही मैंने बताया है सब समझ में आया है, आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, एकदम साफ साफ लिखिएगा। थोड़ा सा मेरी राइटिंग नहीं सही है, लेकिन आप लोग अपनी राइटिंग अच्छे से बना के लिखिएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी गलत लग रहा हो, मैं आपको पढ़ के भी बता रही हूँ, आपको समझा भी रही हूँ, तो आप लोग अपना करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम आपको आगे बताते हैं। इसके आगे क्या करना है आपको। यहाँ तक आपका उद्देश्य कथन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग फ्रेंड्स डालेंगे आप प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से आप हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद इसका कॉलम बनाएंगे क्रमांक, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र प्रतिक्रिया। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है, ध्वनि किसे कहते हैं, तो हमारे कान द्वारा सुनाई देने वाली जो आवाज़ें होती हैं वो ध्वनि कहलाती हैं। नेक्स्ट आप डालेंगे ध्वनि स्रोत किसे कहते हैं, तो यहाँ पे होगा ध्वनि जहाँ से उत्पन्न होती हैं ध्वनि स्रोत कहलाता है। ठीक है, तो छात्र प्रतिक्रिया है, ये छात्र अध्यापिका क्रिया है। ठीक है, अब देखिए ध्वनि अप्रिय क्यों लगती है, तो बच्चे इसका कोई जवाब नहीं देंगे, तो छात्र अध्यापिका बच्चों को बताएंगे तीव्र व तीक्ष्ण होने के कारण ध्वनि जो है वो हमें अप्रिय लगती है। ठीक है, ध्वनि जो है किन किन द्वारा निकलती है, तो ध्वनिया का जो मुख्य माध्यम क्या है, तो मैम ने ये पूछा है बच्चों की ध्वनि जो है किन किन द्वारा निकलती है, ध्वनि का मुख्य माध्यम क्या है। तो देखिए बताया जा रहा है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों से ध्वनि का मुख्य माध्यम वायु होता है। ठीक है, या सजीव है या फिर निर्जीव दोनों से ही जो ध्वनि का माध्यम होता है वो क्या होता है, मुखी होता है। ओके, वायु होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5वां पॉइंट है ढोलक तबला आदि पर कैसे ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो देखिए इन वाद्य यंत्रों पर लगे चमड़े के डायफ्राम पर आघात करके उससे ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में क्या पूछा है, सितार और गिटार आदि में ध्वनि कैसे उत्पन्न की जाती है। तो देखिए यहाँ बताएंगे जो टीचर हैं, बच्चे बता रहे सितार और गिटार पर लगे तार हल्के से खींचने पर क्या होता है, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है ना। नेक्स्ट देखिए 7वें नंबर पे दिया बांसुरी बीन आदि में कैसे ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो बच्चे बताएंगे जो बांसुरी और बीन होती हैं उसमें फूंक मारकर ध्वनि की उत्पन्न की जा सकती है। ओके, अब इसके बाद देखिए 8वां पॉइंट है, इसमें पूछा गया ध्वनि जो है उत्पन्न करने को कितनी विधियां होती हैं। तो देखिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे बच्चे, तो जो छात्र अध्यापिका हैं वो कथन बताएंगे ध्वनि उत्पन्न करने की 4 विधियाँ होती हैं। ठीक है, इन्होंने इतना बता दिया। तो आई होप फ्रेंड्स ये देखिए थर्ड पेज जो है आपका, ये आपको अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को एकदम क्लियर, तो आप लोग अच्छे से अपना कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए एकदम साफ साफ एकदम क्लियर दिखना चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोग अपनी फाइल अच्छे से बना ले। ठीक है, कोई भी आपको अगर कुछ भी अगर ना समझ में आ रहा हो या फिर कुछ आपको दिख नहीं रहा हो कायदे से, तो फिर आप लोग तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी फाइल जो एकदम अच्छे से बनाइएगा, सुंदर सुंदर सजा के बनाइएगा, खूब अच्छे से लिख के। इसके बाद मैं आपको एक दूँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी, मैंने एक मतलब बनाया था पाठ्य योजना, काफ़ी अच्छा से सजा के बनाया है, तो मैं वो आप लोगों को दिखा दूंगी अपनी पाठ्य योजना। ठीक है, तो आप उस हिसाब से भी अगर चाहते हो तो सजा के लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा करके बच्चे क्या करते हैं ना, सिंपल ही लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि क्या होता है उस टाइम पे टाइम नहीं रहता है, एग्ज़ाम का भी टाइम नज़दीक आ जाता है, क्लास भी करनी रहती है आप लोगों को, और फिर बच्चों को पढ़ाना भी रहता है, और उसी बीच में आपको ये पाठ्य योजना भी कंप्लीट करनी रहती है। ठीक है, तो इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सब लोग क्या करेंगे, सिंपल से ही लिखते हैं। ओके, लेकिन आप लोग अपना अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए बात करते हैं श्यामपट्ट सारांश की। तो श्यामपट्ट सारांश पे देखिए इस प्रकार से आपने हेडिंग डाल दिया। उसके बाद नीचे लिखना है ध्वनि सजीव तथा निर्जीव द्वारा उत्पन्न आवाज़। नेक्स्ट ध्वनि स्रोत किसे कहते हैं, जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ध्वनि उत्पन्न करने की विधियाँ क्या होती हैं, जैसे आघात द्वारा, तारों को खींचकर, रगड़कर या फिर फूंक मारकर। ये जो विधियाँ हैं किसकी हैं, ये ध्वनि उत्पन्न करने की विधियाँ। ध्वनि का स्रोत क्या है, जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है निरीक्षण कार्य। तो देखिए जो श्यामपट्ट सारांश दिया गया है तो ये बच्चे उतारेंगे, तो जो छात्र अध्यापिका है वो छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देंगी और घूम घूम कर क्या करेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद बच्चों को इस प्रकार से पुनरावृत्ति कार्य दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पुनरावृत्ति कार्य दिया गया है बच्चों को ना, इस प्रकार से आप लोग भी अपना कर लेंगी। उसके बाद देखिए एकदम साफ दिख रहा है, क्लियर आप लोगों को ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चों को गृह कार्य देना है, कुछ प्रिय व अप्रिय ध्वनियाँ व उनके स्रोतों के नाम लिखिए। ठीक है, अच्छा इसको भी बता दूँ एक बार, तो चलिए इसको भी सुन लीजिए। देखिए पुनरावृत्ति कार्य जो है इस प्रकार से आप हेडिंग डालेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। फिर आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियाँ होती हैं, यहाँ पे डैश करके, तो बच्चे यहाँ पे मतलब फिल इन द ब्लैंक्स अपना भर के लेके आएंगे 4। नेक्स्ट सेकंड डालेंगे ध्वनि संरक्षण के डैश माध्यम होते हैं, तो कितने माध्यम होते हैं, 3 माध्यम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डालेंगे वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किया गया कंपन डैश कहलाता है। तो जो 1 सेकंड में किया गया जो कंपन होता है फ्रेंड्स, वो आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, आई होप आप सभी को जो पाठ्य योजना है, पाठ्य योजना नंबर आपका जो 14 है वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आप लोग अपना पाठ्य योजना अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे
और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमारी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। ओके, और ये भी बताइए कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।